बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और असाइनमेंट लेके आपके सामने उस्मान अहमद। अभी जो असाइनमेंट मैंने आपके सामने बनाई है वो है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, जिसका कोड है FIN 624। इसकी ड्यू डेट भी आई थिंक 7 जून ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, असाइनमेंट जो बेसिकली इजारा के बारे में है कि इजारा क्या है, इजारा के ज़रिए हम लोग गाड़ी कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए हमें कौन सी जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, एंड बेसिकली आपको इजारा के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, सो मैं जल्दी जल्दी इस असाइनमेंट को कंप्लीट करता हूँ आपके लिए। कि सबसे पहले आपने बताना है कि इजारा क्या है। सो इजारा का मतलब होता है रेंट। ठीक है, रेंट उस चीज़ का दिया जाता है, कोई भी चीज़ अगर आप किसी और की चीज़ यूज़ करने के लिए जब आप लेते हो तो फिर उसका रेंट आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, इजारा इन केस ऑफ अ बैंक आप लोगों ने ऐसे बताना है कि एक गाड़ी है, ठीक है, जिसका ऑनर कौन है, बैंक है। ठीक है, और बैंक ने वो गाड़ी आपको यूज़ करने के लिए दे दी है और आप उस गाड़ी को यूज़ करने का रेंट पे कर रहे हो बैंक को। आप इतना रेंट पे करोगे, इतना रेंट पे करोगे कि एक ना एक दिन आप जो है वो उसी गाड़ी के मालिक बन जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ज़रूरी समझता हूँ कि क्लियर करूँ। ये देखें, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि किसी नॉर्मल बैंक से गाड़ी लेना और एक इस्लामिक बैंक से गाड़ी लेना, इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये असाइनमेंट आगे चलेगी आपको पता चलेगा कि इन दोनों बैंक से ट्रांजैक्शन करने में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, सो अगर आपसे को पूछे कि इजारा क्या है तो आप बोलेंगे कि इजारा का बेसिक मतलब होता है रेंट। और जब आप बैंक से कोई भी गाड़ी परचेज़ करते हो तो फिर आप उसको यूज़ करने का रेंट पे करते हो, उसी रेंट को इजारा कहते हैं। अच्छा जी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मार्क्स जो है यूनी वालों ने बड़े कम रखे हैं। 10 मार्क्स हैं इस असाइनमेंट के मेरे ख्याल में। तो जितनी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं इस असाइनमेंट की, 20 मार्क्स की तो होनी चाहिए थी ये असाइनमेंट। क्योंकि मैं देख रहा था कि 5-6 जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं इस असाइनमेंट की ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक। देखें, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए ना आपको पर्सनली खुद बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, या जाना पड़ता, अगर मैं ये असाइनमेंट आपके लिए ना बनाता ना तो आपको बेसिकली खुद जाना पड़ता, बल्कि अब भी शायद शायद जाना पड़ जाए। क्योंकि जिस बैंक का मैंने मेंशन किया हुआ है तो आपके ख्याल में क्या आप सब लोग इसी बैंक का मेंशन करोगे अपनी असाइनमेंट्स में? आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने इस बैंक का रेफरेंस दिया है आप भी इसी बैंक का दे दें, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही बैंक ब्रांच में जा सकें। ठीक है, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि आपने जिस बैंक को विज़िट किया ना, किसी भी इस्लामिक बैंक को जिसको भी विज़िट किया, आपने उसका नेम एंड एड्रेस बताना है। नेम एंड एड्रेस आपके सामने मेंशन है। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो बेसिकली मैं उसी बैंक में गया था। आज तो नहीं गया था, एक टाइम पे जब मैं FIN 624 का स्टूडेंट था तब मैंने एक असाइनमेंट बनानी थी और तब मैंने इसी बैंक को विज़िट किया था। तो मैं उसी बैंक की ब्रांच का नाम लिख रहा हूँ, उसका कोड भी है और साथ में टेलीफोन नंबर एंड मैनेजर का नाम भी मेंशन है। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है कि वो बताएं कि की फ़ीचर्स क्या हैं जी कार इजारा के। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपने बेसिक फ़ीचर्स बताने हैं कि इजारा में बेसिकली कौन सी चीज़ें होती हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहली फ़ीचर्स जो आपके सामने डिस्कस है वो है कि इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द इंटरेस्ट बेसिस। बैंक आपसे किसी सूरत भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पता है कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में तो हराम है। सो पहला जो इसका एडवांटेज आप समझ लें वो ये है कि बैंक कभी भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज करता, लेकिन पॉइंट 2 में ये बताया गया है कि फिर क्या चार्ज करेगा वो आपसे। यस, बिल्कुल ठीक, वो आपसे रेंट चार्ज करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट की बजाय आपसे रेंट चार्ज करेगा। एंड रेंट चार्ज करना पॉइंट नंबर 3 में बताया गया कि बिल्कुल हलाल है, आप रेंट तो ले सकते हो लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले सकते। नंबर 4 पॉइंट है कि द कार इज बीइंग गिफ्टेड टू द कस्टमर वंस ऑल द रेंट इज पेड टू द बैंक। जैसे ही आप सारे का सारा रेंट पे कर दोगे तो आपका जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था ना, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर बैंकर, कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप बैंक को मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आप और आपके बैंक के दरमियान एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंक आपको वही गाड़ी गिफ्ट कर देगा। ठीक है ना। सो गिफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि जस्ट गाड़ी की कीज़ आपको हैंड ओवर कर दी जाएंगी, बदले में आपसे कोई डिमांड नहीं की जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी उसका रेंट पे कर चुके हो। नंबर 5 फीचर बड़ा मज़े का है, वो ये कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट द बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस, नॉट यू। आप देखें कि आपके पास गाड़ी है, ओनरशिप तो बैंक के पास है लेकिन पोजीशन तो आपके पास है ना, गाड़ी चला तो आप रहे हो, और अगर आपसे गाड़ी लग जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है,
तो बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, बल्कि बैंक आपको रिकवर करके देगा। और अगर के लॉस इतना ही ज़्यादा है कि आपकी गाड़ी टोटली डैमेज हो चुकी है, तो फिर आपको बदले में नई गाड़ी दे दी जाएगी। है ना मज़े की बात। नंबर 6 पॉइंट में आपको बताया गया है कि द टेन्योर इज़ बीन सेलेक्टेड बाय द कस्टमर अकॉर्डिंग टू हिज विल। आपको अपनी आसानी देखनी है कि जो भी आपको आसानी लगे, 1 साल के अंदर पे कर सकते हो, 5 साल के अंदर पे कर सकते हो, 15 ईयर्स के अंदर पे कर सकते हो, 7 ईयर्स के अंदर पे कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो टेन्योर कितने का रखते हो, कितने अरसे का रखते हो। मिनिमम 15% ऑफ डाउन पेमेंट इज़ बीन चार्ज बाय द कस्टमर। आपको शुरू में मिनिमम ऑफ 15% डाउन पेमेंट जो है वो बैंक को सबमिट करवानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप जो है वो मंथली रेंट पे करते रहें। ओके, सो ये थी बेसिकली रिक्वायरमेंट नंबर 2, जिसमें आपको बताना था कि इजारा के फ़ीचर्स क्या हैं। अच्छा जी, तीसरी सॉरी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंस है बिटवीन अ कन्वेंशनल बैंक एंड एन इस्लामिक बैंक। कि अगर आप किसी आम बैंक से गाड़ी जो है वो लेते हैं, और अगर आप किसी इस्लामिक बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं, तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, जल्दी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी असाइनमेंट्स बनानी है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपके सामने मेंशन है वो है कॉन्ट्रैक्ट। इस्लामिक बैंक प्रोवाइड्स अ कार ऑन इजारा बेसिस। जी, तो नाम से ही ज़ाहिर है कि इस्लामिक बैंक आपको गाड़ी देगा इजारा बेसिस पे, जबकि नॉर्मल कोई बैंक होगा वो आपको इजारा बेसिस पे नहीं देगा, बल्कि इंटरेस्ट बेसिस पे देगा, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जायज़ नहीं है, आपको तो पता है। पॉइंट नंबर 2, रिस्क ऑफ लॉस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, और अगर लॉस इरिपेयरेबल है तो द पर्सन यूजिंग द कार डजंट हैव टू पे द रेंट ऑफ द कार। अगर गाड़ी का रेंट जो है वो लॉस इतना ही ज़्यादा हो गया कि गाड़ी बिल्कुल यूज़ के काबिल नहीं रही, तो फिर आपको बैंक को रेंट पे नहीं करना, ठीक है ना। जबकि अगर यही सीन किसी नॉर्मल बैंक में हो जाए, तो फिर तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है। फिर तो कस्टमर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, ठीक है। और ना सिर्फ कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होगा, बल्कि आपको जैसे आप पहले इंस्टॉलमेंट्स पे किया करते थे, अब भी आपको वैसे ही पे करनी पड़ेंगी। तीसरा जो डिफरेंस यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, वो है इंस्टॉलमेंट और रेंट। रेंट इन केस ऑफ जार बिकम्स ओनली ड्यू व्हेन द कार इज अवेलेबल फॉर यूज़। कि देखें, रेंट आपको तभी से देना है जब गाड़ी आपके पास आ जाएगी, आप उसको चलाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। जब गाड़ी आपको मिल जाएगी, तभी आप जो है वो रेंट उसका पे करना शुरू करोगे, उससे पहले नहीं। जबकि बैंक जो दूसरे बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते साथ ही जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी। गाड़ी तो मिली नहीं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पहले ही पे हो रही हैं। है ना काफ़ी बड़ा डिफरेंस। हाँ, तो पॉइंट नंबर 4, जो द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बैंक एंड एन इस्लामिक बैंक इज़ लेट फी पेनल्टी, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि आपको अगर 10 तारीख का टाइम दिया गया है तो अब 10 तारीख को ही जाके अपना रेंट या फिर इंस्टॉलमेंट पे करो। कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपनी किसी भी मसरूफियत की वजह से टाइम पे रेंट पे नहीं कर सकता, थोड़ा सा लेट हो जाता है। सो अगर तो आपने कार फाइनेंस करवाई है किसी इस्लामिक बैंक से, और अगर आप फ़ी पे करने में थोड़े से लेट हो गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपसे किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा, लेट फ़ी पेनल्टी नहीं लेगा, बल्कि आपसे चैरिटी लेगा, आपसे थोड़े से पैसे लेगा, ठीक है। किसके नाम पे जी? चैरिटी के नाम पे, ठीक है। और आपसे लेगा और आगे देगा किसको? किसी भी ऐसे बंदे को जिसको पैसों की ज़रूरत होगी। तो देखें, आपके लेट रेंट पे करने से किसी गरीब का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर महीने जो है वो रेंट पे करने में देरी करते रहें और चैरिटी पे करते रहें। दूसरों को भी तो नेकी करने का मौका दें ना, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही काम किया किसी कन्वेंशनल बैंक में कि लेट फ़ी दी, और सॉरी लेट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे की, तो फिर आपको तो पता है कि बैंक आपसे फिर फ़ाइन लेगा, और आपको एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा मनी बैंक की इनकम है, वो बैंक का इंटरेस्ट है, ठीक है। सो 4 जो है वो डिफरेंसेस हो चुके हैं, काफ़ी हैं या और होने चाहिए, देखते हैं। जी, नंबर 5 और से 2 और डिफरेंसेस हैं यहाँ पे मेंशनड, आप उनको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नंबर 5 जो डिफरेंस आपके सामने मेंशन है वो है एडवांस रेंट फॉर सिक्योरिटी। इस्लामिक बैंक डिमांड्स फॉर एडवांस रेंट दैट इज़ यूजुअली बीन एडजस्टेड इन द मंथली रेंट पेमेंट्स। आपको कुछ पैसे एडवांस रेंट फॉर सिक्योरिटी की शक्ल में देने पड़ते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, यही पैसे आगे चल के आपकी मंथली रेंट पेमेंट में एडजस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक ऐसी कोई फैसिलिटी आपको नहीं देता।
एंड लास्ट जो डिफरेंस इन दोनों बैंक्स के दरमियान है वो है कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज नेसेसरी व्हाइल गेटिंग अ कार फ्रॉम इस्लामिक बैंक. Once a tenure is ended, a new contract has been signed by the customer and the bank for handing the car to the customer, and the bank usually gifts the car to the customer. जी बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रेंट पेमेंट का, और जब सारी रेंट पे हो जाए तो फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपका आपको कीज़ देने का, ठीक है, और बैंक आपको गिफ्ट में कीज़ दे देगा क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो उसका रेंट पे कर चुके हो. लेकिन किसी कन्वेंशनल बैंक में ऐसा नहीं होता. वहाँ पे तो आपको सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं और कोई दो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो ये आई थिंक मेजर पोर्शन जो डिपेंड कर रहा है इस असाइनमेंट का वो ये डिफरेंस का था, ठीक है. तो इसको आपने अच्छे तरीके से लिखना है. नंबर 4 रिक्वायरमेंट जो आपसे पूछी गई है कि प्रॉफिट रेट क्या होना चाहिए इस्लामिक बैंक का इजारा में. जो प्रॉफिट रेट होगा वो वेरी करता है कि आपने कितने अरसे के लिए इजारा करवाया है, ठीक है. जितने कम अरसे में आप पेमेंट कर देंगे रेंट की, इजारा सॉरी जो प्रॉफिट रेट है वो उतना ही कम होगा, और जितनी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट रेट उतना ज़्यादा होगा. रिक्वायरमेंट नंबर 5 है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया फॉर कार इजारा फाइनेंसिंग. हर कोई उठ के जाके जो है वो गाड़ी नहीं खरीद के आ सकता, ठीक है. उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको एलिजिबल बना सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट है कि आप एक नेशनल सिटीज़न होने चाहिए, पाकिस्तानी होने चाहिए. ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ही हो, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हो, लेकिन होना पाकिस्तानी चाहिए. आपके पास नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए. आप माइनर यानी 18 ईयर्स से कम की एज के ना हो आप लोग, ठीक है. फिर उसके बाद एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको टेन्योर पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले. और नंबर 5 है कि आपको आपकी लेटेस्ट पिक्स देनी है, ठीक है. ये है रिक्वायरमेंट नंबर 5. अभी हम चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 6 से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ेंगे. जल्दी से वन बाय वन उनको देख लेते हैं कि आईडी कार्ड देना है जी, पिक्स देनी है, आपका और बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज़ देनी है. अगर तो आप सैलरी पर्सन है यानी अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो फिर आपने जो वो सैलरी स्लिप है वो शो करनी है, ठीक है. नंबर 5 पे आपको अपने साथ कोई नामी गिरामी बंदे लेके जाने हैं जिनका रेफरेंस देख के बैंक आपको जो है फटाफट से गाड़ी दे दे, ठीक है. बिल्कुल भी सोचे नहीं और जल्दी से आपको गाड़ी दे दे. तो अच्छे से लोगों को एज अ रेफरेंस बना के आप अपने साथ ले जाएं. नंबर 6 पे आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होगा. जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उसके पास जाएं, आप उसको जाके बोलें कि मुझे जी क्या चाहिए, मुझे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए. वो थोड़े से चार्जेस लेगा आपसे. जब मैंने बनवाया था ये अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अपने फ्रेंड को बनवा के दिया था तो उसने कोई आई थिंक 150 टू 100 रुपीज़ चार्ज किए थे. तो ये डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं. सो थोड़े से चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, फिर वो आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बना के दे देंगे. नंबर 7 पे जी एक स्पेसिमेन सिग्नेचर जो होते हैं वो आपको चाहिए. एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आपके साइन लिए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि जो साइन आपने उस फॉर्म पे किए हैं वो आपके अकाउंट में जो साइन हुए हुए पहले उनसे मैच करते हैं या नहीं करते. तो स्पेसिमेन सिग्नेचर पेपर आपको एक दिया जाएगा उस बैंक की तरफ से जिस बैंक में आपका अकाउंट है. एंड नंबर 8 पे जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा वो है लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, कि आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, कहाँ कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी. ओके. नंबर 7 पे आप लोगों ने अभी कंप्लीट प्रोसीजर बताना है. तो अब आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चले मैंने लिखा तो नहीं, मैं काफ़ी थक गया था टाइप कर करके, और भी स्टिल मैंने और भी असाइनमेंट्स बनानी है. मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है जी. इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप बैंक के पास जाएं, अपने साथ कुछ अच्छे से रेफरेंस के तौर पे 2 लोग ले जाएं, और जाके आप बैंक से कहें कि जी मुझे इस तरह से कार फाइनेंस करवानी है थ्रू इजारा, ठीक है. ये कि फैसिलिटी आपको सिर्फ इस्लामिक बैंक ही दे सकता है. फिर आप लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ी सी डाउन पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी. डाउन पेमेंट जमा करवाते ही बैंक आपको गाड़ी दे देगा, ठीक है ना. जस्ट पोजीशन देगा, ऑनरशिप नहीं देगा. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ऑनरशिप. पोजीशन का मतलब होता है कि गाड़ी होगी तो आपके पास ही, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो, ठीक है. मालिक क्यों नहीं हो, क्योंकि भी आपने उसके बदले में रेंट पे करना है. और फिर उस रेंट को पे करने के लिए आप टेन्योर सेलेक्ट करो, 5-6 साल का, जितने अरसे का भी आप चाहो. टेन्योर सेलेक्ट करो, फिर उसके मुताबिक आप मंथली जो है वो रेंट पे करो. जिस दिन आपका रेंट कंप्लीट होगा उस दिन आपका रेंट पे करने वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा. फिर आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसके मुताबिक बैंक आपको वही गाड़ी गिफ्ट कर देगा. ये है कंप्लीट कहानी कार इजारा फाइनेंसिंग की. आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर है. अगर कोई एम्बिग्विटी रह गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दूँ. अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है.
थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने स्टिल कुछ असाइनमेंट्स बनानी है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।